हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विद अक्षिता। एनसीईआरटी बायोलॉजी रिवीजन क्विक सीरीज की अपनी पहली यूनिट रहने वाली है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का वेटेज है 6 से 8 क्वेश्चन नीट में, जिसमें 2 चैप्टर है, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, जिसमें से आते हैं 4 से 5 क्वेश्चन। सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। देखो, फर्स्ट चैप्टर है, पूरा समझने का चैप्टर है। इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ रहती है एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी स्टेटमेंट बच्चों को कम समझ में आती है। इतना लिंक्ड टॉपिक है पूरी बायोलॉजी का, जिसमें आपको डेफिनेशन से लेके लास्ट इसका टॉपिक है डाउन स्ट्रीम प्रोसेस, उस तक पूरा लिंक्ड टॉपिक है। अगर आपने एक भी टॉपिक बीच में से छोड़ दिया तो आपको समझ नहीं आएगा। आपको जीन क्लोनिंग पढ़नी है, आपको जीन ट्रांसफर पढ़ना, आपको रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी पढ़नी है। पूरा लिंक होगा, क्या रिकम्बिनेंट है, कैसे रिकम्बिनेंट डीएनए बना, पूरी चीज़ें आपको लिंक करके पढ़नी होगी। तो ये जो टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस वाला, मैं आपको लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से बताऊंगी। सबसे कोई टफ क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं नीट में, तो 2 ही चैप्टर होते हैं बायोलॉजी के, या तो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स या फिर बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी की मैं आपको लाइन टू लाइन एनसीईआरटी बताऊंगी। टफ का मतलब क्या हुआ कि बड़ा सा स्टेटमेंट दे दिया, समझ ही नहीं आया, ऊपर से पढ़ना स्टार्ट किया, नीचे तक पहुंच गए, क्या लिखा हुआ था, थोड़ी सी लैंग्वेज को घुमा दिया जाए तो पूरी प्रोसेस ही घूम जाती है। तो बायोटेक्नोलॉजी यूनिट में फर्स्ट चैप्टर हम करेंगे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। तो आज की इस वीडियो में 2 टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन अबाउट बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, क्या है बायोटेक्नोलॉजी, क्या यूजेज है हमारी लाइफ में बायोटेक्नोलॉजी को, क्यों हम पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी को। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करें, तो बायोटेक्नोलॉजी, बायो मीनिंग लिविंग, टेक्नोलॉजी टेक्निक्स। जब लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ टेक्निक्स को मिक्स कर दिया जाए तो वो बायोटेक्नोलॉजी होगी। हम डेफिनेशन 1 लाइन में समझे तो जब लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलने वाले प्रोडक्ट या एंजाइम का यूज ह्यूमन बीइंग अपने फायदे के लिए करे, तो वो होती है बायोटेक्नोलॉजी। लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ टेक्निक्स को मिक्स कर दिया, ऐसा इसलिए कर रहे हैं हम हमारे लिए ऐसे उत्पाद बना पाएँ, ऐसी प्रोसेस डेवलप कर पाएँ जो हमारे लिए यूजफुल हो। जब बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो तुम्हारा दिमाग सोचना चाहिए, मैंने बोला लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ टेक्निक्स को जोड़ना है। जैसे हमने क्या किया, कर्ड है, कर्ड मिल्क से कर्ड बना, वाइन और ब्रेड, ये क्या है, माइक्रोब्स मीडिएटेड प्रोसेस है। ये माइक्रोब्स मीडिएटेड प्रोसेस है, ये माइक्रोब्स मीडिएटेड प्रोसेस है। तो क्या ये बायोटेक्नोलॉजी है? एनसीईआरटी ने बोल रखा है कि कर्ड, वाइन, बियर ये माइक्रोब्स मीडिएटेड प्रोसेस है, तो क्या ये बायोटेक्नोलॉजी है? ये प्रोसेसिंग बायोटेक्नोलॉजी जैसा ही है, क्योंकि इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हो रहा है। लेकिन इसको अभी जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी इसमें नहीं रखा गया है। क्यों नहीं रखा गया है? क्योंकि माइक्रोब से नॉर्मली प्रोडक्ट बन रहा है, हमने कोई इंटरफेयर नहीं किया है बायोटेक्नोलॉजी में। एक्चुअल में क्या होता है, इसमें हमने इंटरफेयर नहीं किया। बायोटेक्नोलॉजी में एक्चुअल में क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी में एक्चुअल में जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को हम पढ़ते हैं। क्या है जीएमओ? जीएमओ का मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हुआ? जीएमओ का मतलब हुआ ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर क्रोमोसोम का सेट होता है, उस क्रोमोसोम के सेट को जीनोम बोलते हैं। उस क्रोमोसोम के सेट को क्या बोलते हैं? जीनोम बोलते हैं। अगर हम जीनोम में मॉडिफिकेशन कर दें, मतलब उसके जीनोटाइप को चेंज कर दें, तो वो ऑर्गेनिज्म होगा जेनेटिकली
मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म होगा जीएमओ। जीएमओ से हम लार्ज स्केल पे प्रोडक्ट बना रहे हैं, लार्ज स्केल पे प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इसको बायोटेक्नोलॉजी में रखा है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने आपको एनसीईआरटी में लिख रखा है कि कर्ड, वाइन, ब्रेड ये बायोटेक माइक्रो मीडिएटेड प्रोसेस है, पर इनको बायोटेक्नोलॉजी में नहीं रखा गया। क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में वो ही रखेंगे जो जेनेटिकली मॉडिफाइड, जिनमें इंटरफेयर किया गया हो। ह्यूमन ग्रीडी है, अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी करेगा। ह्यूमन, हमने कोई इंटरफेयर नहीं किया। हमने कर्ड में कर्ड में मिल्क में थोड़ा सा छाछ मिलाई, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया डाला और वो क्या बन गया? कर्ड बन गया। हमने कोई इंटरफेयर नहीं किया, ना बैक्टीरिया के जीनोटाइप में, ना प्रोडक्ट के में, ना एंजाइम के में, किसी में हमने कोई हमारा इंटरफेयर नहीं रहा। एग्जाम्पल देखते हैं, कौन से एग्जाम्पल पे, तो फिर बायोटेक्नोलॉजी के एग्जाम्पल कौन से होंगे? तो फर्स्ट देखते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से टेस्ट ट्यूब बेबी बनाना। टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे बना? देखो, एक ओवम लिया हमने, एक स्पर्म लिया, 2 ट्यूब में, उनकी मेटिंग करवा दी। मेटिंग करवा के ये क्या बन गया? गैमेट बन गया ट्यूब में। ये किसमें ये पैटर्निटिस में हो रहा है, ये लेबोरेटरी में हो रहा है। हमने मेटिंग करवाई है, हमारा इंटरफेयर रहा है, हमने गैमेट लिया है, मेल गैमेट लिया है, फीमेल गैमेट लिया है, हमने दोनों की मेटिंग करवाई है। उसके बाद में सेकंड है सिंथेसाइजिंग ए जीन एंड यूजिंग इट। जीन को सिंथेसाइज करना और इसका यूज करना। देखो, जीन तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, हमने जीन को सिंथेसाइज करा। जैसे किसी ऑर्गेनिज्म में एक जीन डिफेक्ट है, हमने उसकी सीक्वेंस पता है, तो सीक्वेंस को हमने लेबोरेटरी में केमिकली सिंथेसाइज किया और उस जीन को यूज कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के जीन को आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करके। नेक्स्ट है डीएनए वैक्सीन। कोविड के टाइम पर देखा डीएनए वैक्सीन हमने जो बनाई है, ह्यूमन ने आर्टिफिशियली लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्प से ही तो बनाई है। और फोर्थ है करेक्टिंग ए डिफेक्टिव जीन। वो ऊपर जो सिंथेसाइजिंग ए जीन एंड यूजिंग इट, वो ही बात है। अगर कोई डिफेक्टिव जीन है, उसकी सीक्वेंस हमें पता होगी, उसका केमिकल कंपोजिशन, उसकी सीक्वेंस हमें पता होगी, तो हम लेबोरेटरी में बाहर सिंथेसाइज करके जीन को उसमें एंटर करवा देंगे। आगे हम बायोटेक्नोलॉजी में जीन थेरेपी पढ़ेंगे, वो इसका बेस्ट एग्जांपल होगा जीन। अब एक फेडरेशन है EFB, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसने बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन दी है। मैंने आपको बताया कि कर्ड से मिल्क बन रहा है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है, हमने उसमें कोई इंटरफेयर नहीं किया। एक हमने जो टुडेज मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, इसमें मैंने आपको बताया GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होंगे, GMO होंगे। तो EFB, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने क्या किया? जो नेचुरल है खुद से बन रहा है उसको, और जो टुडेज है अभी मॉडर्न, इस दोनों व्यू को मिला दिया और डेफिनेशन दी। द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, इसने बोला कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, नेचुरल साइंस और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसका कोऑर्डिनेशन कर दे। जो सेल्स है, इनके जो पार्ट्स है, उनका यूज करके ऐसे प्रोडक्ट या सर्विस हमें मिले जो ह्यूमन बीइंग के लिए अच्छे रहे। या फिर अबाउट बायोटेक्नोलॉजी के बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में एनसीईआरटी ने 2 प्रिंसिपल दे रखे हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग, सेकंड बायो प्रोसेस या केमिकल इंजीनियरिंग। तो डिस्कस करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब हुआ जीन में इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब हुआ जीन में चेंज करना, जेनेटिक मटेरियल में चेंज करना। अब एक ऑर्गेनिज्म के आप जेनेटिक मटेरियल में चेंज लाओगे, DNA या RNA में चेंज लाओगे, तो उसके जो फिनोटाइप होगा उसमें चेंज हो जाएगा। तो 1 लाइन डेफिनेशन की बात करें तो किसी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल DNA या RNA की केमिस्ट्री में चेंज करोगे,
और फिर उसको होस्ट में ट्रांसफ़र कर दोगे। किसी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए की केमिस्ट्री को आप चेंज करके उसे किसी होस्ट में ट्रांसफ़र कर दोगे। होस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट हो गया, फंजाई हो गया, उसमें ट्रांसफ़र कर दोगे तो उसके फिनोटाइप में चेंज आ जाएगा। क्योंकि जो फिनोटाइप को कंट्रोल कौन करता है? फिनोटाइप को कंट्रोल करेगा जेनेटिक मटेरियल। जो तो आपने जेनेटिक मटेरियल में चेंज किया तो उसकी फिनोटाइप में चेंज होना स्वाभाविक सी बात है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब हुआ जीन में इंजीनियरिंग, जेनेटिक मटेरियल में इंजीनियरिंग। जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए की केमिस्ट्री में चेंज करके उसे किसी होस्ट में ट्रांसफ़र करेंगे तो उसकी फिनोटाइप में चेंज आ जाता है। यही है जेनेटिक इंजीनियरिंग। सेकंड, हम बात करें केमिकल या बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की। केमिकल या बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें क्या किया जाता है कि एक लार्ज स्केल पे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को संवर्धित कर रहे हैं। जब किसी बैक्टीरिया, फंजाई या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बड़े लेवल पे ग्रो करवाएंगे ताकि उसे ज़्यादा अमाउंट में हमें क्या मिले, प्रोडक्ट, एंजाइम, प्रोटीन जो हमें चाहिए वो ज़्यादा अमाउंट में मिले। अब क्या है, माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो चारों तरफ प्रेजेंट है। हमने बोला हम जेनेटिकली मॉडिफाइड कर रहे हैं, जीनोम में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तब चांस है ना उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में लार्ज स्केल पर ग्रो करवा रहे हैं तो वहाँ से चांसेस होगी कि सराउंडेड से कॉन्टामिनेशन हो जाए। हमें स्पेसिफिक प्रोडक्ट ही चाहिए, पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म से इन्वायरमेंट में जो माइक्रोब्स है उनका इन्फेक्शन हो जाए तो हमें जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। उनमें इन्फेक्शन से क्या होगा, इन्फेक्शन से चेंजेज आ जाएंगे। तो हमें क्या करना है, एसेप्टिक, स्टेराइल या फिर कॉन्टामिनेशन फ्री इन्वायरमेंट डेवलप करना है। इस प्रोसेस में हमें एसेप्टिक, स्टेराइल और कॉन्टामिनेशन फ्री इन्वायरमेंट डेवलप करना है। वन लाइन में बात करें तो कॉन्टामिनेशन फ्री, एसेप्टिक, स्टेराइल वातावरण में विशिष्ट कोशिका का बड़े स्तर पर संवर्धन। एनसीईआरटी की आगे की ये स्टेटमेंट है, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना और एक एक पॉइंट को समझना, तभी आपको समझ आएगा कि एनसीईआरटी क्या बोल रही है और बायोटेक्नोलॉजी में हमारी गाड़ी कहाँ तक पहुँची है। हमें पता है रिप्रोडक्शन दो तरीके का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट भाग लेता है। सिंगल पेरेंट का पार्टिसिपेशन होता है। एक अकेला पेरेंट, कोई भी पेरेंट हो जो सेम अपने जैसी प्रोजेनी डेवलप करता है, सेम अपने जैसी संतति डेवलप करता है, उसको क्लोन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? क्लोन बोलते हैं। तो क्या हुआ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हो रहा है, यूनिपेरेंटल है। यूनिपेरेंटल है तो इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी, जो इन्फॉर्मेशन पेरेंट में है वो ही इन्फॉर्मेशन प्रोजेनी में जाएगी, क्योंकि सिंगल पेरेंट से जो करेक्टर है वही ट्रांसफ़र होंगे बच्चे में, जो इन्फॉर्मेशन है पेरेंट में वही बच्चों में ट्रांसफ़र होगी। तो क्या हुआ, वेरिएशन नहीं आया, बिल्कुल कोई वेरिएशन नहीं आया, जो पेरेंट में था वो ही प्रोजेनी में है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने बात की कि सिंगल पेरेंट भाग लेता है, यूनी पेरेंटल होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो पेरेंट में करेक्टर है वो ही प्रोजेनी में जाएंगे। आगे हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मैं बात करूं तो दो पेरेंट भाग लेते हैं, दो पेरेंट पार्टिसिपेट करेंगे, मेल एंड फीमेल। दोनों के करेक्टर आए, इनमें अच्छे वाले करेक्टर भी आ जाएं, बुरे वाले करेक्टर भी आ जाएं। कोई ऐसा करेक्टर जो फीमेल में सफरेज था, जो अच्छा करेक्टर नहीं था, वो मेल में क्या, वो प्रोजेनी में क्या होता है कि एक्सप्रेस हो जाए। तो इनमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चांसेस होते हैं कि अच्छे वाले करेक्टर भी जा सकते हैं, बुरे वाले करेक्टर भी जा सकते हैं। ये मैटिंग हमने सेलेक्टिव नहीं करवाई, दो पेरेंट थे, दोनों में मैटिंग हुई और प्रोजेनी बनी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चांसेस है किसके, वेरिएशन आने के, क्योंकि पेरेंट फादर से इंफॉर्मेशन आई, मदर से इंफॉर्मेशन आई। तो ये क्या है, ये यूनिपेरेंटल नहीं है, इनमें वेरिएशन आती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कंपैरिजन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आती है और यूनिक कैरेक्टर आते हैं, अच्छे से सर्वाइव करेगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कंपैरिजन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला। लेकिन हम बात करें
मैंने आपको बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैटिंग हो रही है, दो पेरेंट के बीच में मैटिंग हो रही है, प्रोजेनी बनी, उसमें कुछ सेलेक्टिव। नेक्स्ट हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, दो सुपीरियर प्रोजेनी के बीच में हम क्या करवाएंगे, दो सुपीरियर प्रोजेनी लेंगे और उनके बीच में मैटिंग करवाएंगे, दो सुपीरियर प्रोजेनी के बीच में मैटिंग करवाएंगे। चांसेज होंगे कि दोनों सुपीरियर है तो ज़्यादा चांसेज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कंपैरिजन में, हाइब्रिडाइजेशन में ज़्यादा चांसेज है अच्छे वाले कैरेक्टर आने की प्रोजेनी में। लेकिन गारंटी नहीं है कि अच्छे वाले कैरेक्टर ही आएंगे। हमने एक कैटल का हम एग्जाम्पल लेते हैं कि एक कैटल है, उसमें क्या है, एक का तो इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक में क्या है, मिल्क प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो रहा है, मिल्क प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो रहा है। तो इसमें क्या है, इसका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होगा, इसका मिल्क प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, लेकिन इसका इम्यून सिस्टम वीक है, ये बार बार बीमार होते जा रही है। लेकिन ये वाला जो मेल है, इसमें क्या, इसका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है। तो हमने मैटिंग करवाई, चांसेज है कि जो प्रोजेनी बनी उसमें क्या है, चांसेज है कि प्रोजेनी बनी उसमें मिल्क प्रोडक्शन भी अच्छा हो और उसका इम्यून सिस्टम भी अच्छा हो, 50% चांस है। ये चांस भी है कि उसमें ना तो प्रोडक्शन अच्छा हो और ना ही उसकी इम्यून सिस्टम अच्छा हो, क्योंकि ये हमने क्या, कोइंसिडेंसली होगा, ये हमने करेक्टर चूज किया है, देख कि भाई ये वाला करेक्टर इसमें अच्छा है, हो सकता है कि वो वाला जीन जाए उसमें, हमारी डिज़ायर है कि उसका इम्यून सिस्टम अच्छा हो, उसमें मिल्क प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो, ये वाला जीन ही जाए, इसलिए हमने किया है। लेकिन चांसेज है, हम कह नहीं सकते कि जाएगा नहीं जाएगा। इसलिए डेवलपमेंट हुआ बायोटेक्नोलॉजी का। बायोटेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट इसलिए हुआ कि हमें मिल्क प्रोडक्शन वाला जो जीन है उसको सेपरेट कर लिया फीमेल से, और मेल से हमने जो उसका इम्यून सिस्टम था, इम्यून सिस्टम वाला जीन हमने सेपरेट कर लिया। दोनों को सेपरेट करके जीन, केवल उसी जीन को, तो 100% चांसेस हो गए ना कि जो हमने चूज किया है वो जीन ही प्रोजेनी में जाएगा, ना कि अलग वाला जीन। चांसेस की कोई बात नहीं, इसमें 100% ही होगा, क्योंकि हमने चूज किया है, हमने ट्रांसफर करवाया है उस जीन को। क्या ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ऐसा कर सकते थे कि केवल डिजायरेबल जीन को फिल्टर करते हैं और डिजायरेबल जीन को फिल्टर किया और उसमें ट्रांसफ़र कर दिया? जैसे मैंने बताया कि मेल है, उसका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है, फीमेल है, उसका मिल्क प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, तो वो जीन हमने ट्रांसफ़र किया, अनडिजायरेबल जीन गया ही नहीं, डिजायरेबल। क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन से ऐसा पॉसिबल था? नहीं पॉसिबल था। यहीं से स्टार्टिंग हुई बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में वो टेक्निक्स है जिनकी हेल्प से हम डिजायरेबल जीन को ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अनडिजायरेबल को नहीं। बायोटेक्नोलॉजी से क्या फ़ायदा हुआ? जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम रिकम्बिनेंट डीएनए बना सकते हैं, हम जीन क्लोन कर सकते हैं, हम जीन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब ये 3 टर्म दी गई है, इसके बाद एनसीईआरटी ने 3 टर्म दी है बायोटेक्नोलॉजी में। एक तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, एक जीन क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफ़र। एक्चुअल में बायोटेक्नोलॉजी की स्टार्ट यही है, एक्चुअल में बायोटेक्नोलॉजी टॉपिक की स्टार्ट यही है। कहीं से नीट में घुमाने वाला क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा। अब हमें देखना है फेट ऑफ पीस ऑफ डीएनए। फेट ऑफ पीस ऑफ डीएनए, ये एनसीईआरटी की लाइन है, ये एनसीईआरटी की हेडिंग है कि जो डिजायरेबल, ये कौन सा पीस ऑफ डीएनए, ये कौन सा डीएनए, ये अपना डिजायरेबल, जो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट मैंने आपको बताया था लास्ट में कि अपन को वो वाला डीएनए या जीन भेजना है जो हमें चाहिए। जैसे हमें इंटेलिजेंसी का जीन चाहिए, 2 पेरेंट बहुत इंटेलिजेंट हैं तो उनको अपनी प्रोजेनी में इंटेलिजेंसी का जीन भेजना है, तो वो डिजायरेबल, जो हमने बात की थी कि बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम एक जीन को, जो हमें चाहिए, जो हमारा डिजायरेबल जीन है, वो जीन हम भेज सकते हैं। तो ये डिजायरेबल जीन है, इसको हमने भेजा ऑर्गेनिज्म में, होस्ट में भेजा, तो इसके लिए उसका क्या फ्यूचर होगा, किस तरीके से हम भेजेंगे,
किस तरीके से वो ट्रांसफ़र होगा, किस तरीके से उसकी क्लोनिंग होगी, किस तरीके से वो रिकॉम्बिनेंट बनेगा। रिकॉम्बिनेंट मतलब रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन का मतलब हुआ, देखो ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ये कोई ऑर्गेनिज्म का डीएनए, इसमें ये डीएनए ऐड हो गया, दूसरा एलियन डीएनए जो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसमें, ये वाला इसमें ऐड हो गया। तो ये क्या, ये इसका कॉम्बिनेशन था अपने डीएनए का, ये दूसरा जुड़ गया, तो ये क्या हो गया, रिकॉम्बिनेशन हो गया। हमने बायोटेक्नोलॉजी में एक बात सीखी कि हम बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से एक जो अपना डिज़ायरेबल जीन है, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से जो डिज़ायरेबल जीन है उसको होस्ट में ट्रांसफ़र करवा के उसको एक्सप्रेस करवा सकते हैं, उसको होस्ट में ट्रांसफ़र करवा के एक्सप्रेस करवा सकते हैं। किस तरीके से, पीस ऑफ डीएनए कौन सा है, अपना डिज़ायरेबल जीन या जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये क्या है, देखो ये क्या है, पीस ऑफ डीएनए। ये पीस ऑफ डीएनए इसको होस्ट में हमने ट्रांसफ़र कर दिया, ये क्या हो गया, जीन ट्रांसफ़र हो गया। अब आप बोलोगे क्या इसको काट के यहाँ रख दिया, इतना ईजीली हो गया? इतना ईजीली नहीं हुआ। इसमें क्या हुआ, हम आगे पढ़ेंगे टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, वो पहले आना चाहिए था, लेकिन अपन एनसीईआरटी की सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं तो एनसीईआरटी में वो आगे दिया हुआ है, तो हम इसके बाद में वही टॉपिक पढ़ेंगे, टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। उसमें हम एंजाइम्स के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। ये जो डिज़ायरेबल जीन है ये ट्रांसफ़र हो गया, मतलब जीन ट्रांसफ़र हो गया। अब दूसरी बात सोचो, क्या सोचना है, एक होस्ट है, इस होस्ट में डिज़ायरेबल जीन को भेज दिया, जीन ट्रांसफ़र हो गया। इस मेथड को हमने ट्रांसफॉर्मेशन बोल दिया। मैंने आपको पीछे 3 हेडिंग बताई थी, जीन ट्रांसफ़र, जीन क्लोनिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए। उसमें से जीन ट्रांसफ़र हो गया, उसके बाद में आगे हम देखेंगे कि हमने ये जीन भेजा, हमने होस्ट में ये जीन भेजा, तो ये जीन एक्सप्रेस हो जाएगा अंदर जाके, क्या प्रोटीन बना लेगा जो हमें बनवानी है? नहीं बनाएगा। इसका मतलब ये है हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट में ट्रांसफ़र कर दिया, हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसको होस्ट में ट्रांसफ़र कर दिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्सप्रेस करेगा ही या फिर प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पास एक्सप्रेस होने के लिए कुछ भी नहीं है, मतलब ये होस्ट ऑर्गेनिज्म के जीनोम में चला जाएगा तो ये एक्सप्रेस करेगा। ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये हमने होस्ट में भेज दिया, ये इसके जीनोम से ऐड होगा, इसके जीनोम से ऐड होगा तो ही इसका रेप्लिकेशन होगा ना। ऐसे इसके अंदर जाके ऐसे ही थोड़ी रेप्लिकेट हो जाएगा, उसके जीनोम से ऐड होने के बाद में ही रेप्लिकेशन होगा इसका। अब कहाँ से जुड़े, जीनोम में एक स्पेसिफिक साइट होती है, जीनोम में जुड़ने के लिए एक स्पेसिफिक साइट होती है, उसको बोलते हैं ओरी साइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। डीएनए के अंदर या जीनोम के अंदर वो सीक्वेंसेस होते हैं जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, मतलब ये क्या करेगी, कॉपीज बनवाएगी। ये क्या करेगी, कॉपीज बनवाएगी। इसके बाद का मतलब क्या है, मतलब ये अगर आपको एलियन डीएनए भेजना है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, या आपको होस्ट में एक्सप्रेस करवाना है, तो उसको ओराई साइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ जोड़ेंगे। मैंने क्या बोला है, होस्ट के अंदर जाएगा जीन ऑफ इंटरेस्ट और अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाएगा। मल्टीपल कॉपीज बनाने का मतलब जीन की क्लोनिंग होगी। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, ये अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसको हमने होस्ट में भेज दिया, ये होस्ट में भेज दिया, ये क्या हो गया, जीन ट्रांसफ़र हो गया। ये क्या हो गया, जीन ट्रांसफ़र हो गया। ये होस्ट में, ये इसके होस्ट के जीनोम से जुड़ के, ये होस्ट के जीनोम से जुड़ के अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाएगा, इसकी ओराई साइट से जुड़ के अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाना। किसी भी ऑर्गेनिज्म का डीएनए या आरएनए का डुप्लीकेशन होना, मतलब अपनी सेम कॉपीज बनाना, क्लोन। तो ये क्या हो गया, जीन का क्लोन हो गया ना, जीन का सेम अपने जैसी कॉपीज बना रहा है, तो ये क्या हो गया, जीन का क्लोन हो गया। तो इसको बोलेंगे जीन क्लोनिंग। अब नेक्स्ट बात करें रिकॉम्बिनेंट डीएनए की। मैंने आपको बताया
कि एलियन डीएनए या अपना डिजायर्ड जो जीन था वो एक्सप्रेस करेगा होस्ट में जाके, हाँ, उसके लिए ओराई साइट होगी। तो ओराई साइट ये थोड़े ना कि रास्ते में ओराई साइट पड़ी थी, ये ओराई साइट है, ये पड़ी थी, मिल गई और उससे जुड़ गई। हमें कैरियर, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कैरियर यूज करना पड़ेगा हमें। अब आगे हम बात करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए की। रिकॉम्बिनेंट डीएनए की बात करें, अभी हमने क्या बात की कि अपना एलियन या फिर वो डिजायर्ड डीएनए है वो ओराई साइट से जुड़ेगा। तो ये थोड़े ना कि ओराई साइट रास्ते में पड़ी थी और लग गई, ओराई साइट ये थोड़े ना रास्ते में पड़ी थी और लग गई। ओराई साइट का यूज करना पड़ेगा, एक कैरियर की, अपन को एक कैरियर की ज़रूरत होगी उसको। ये अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसको ले जाने के लिए एक गाड़ी की हमें ज़रूरत होगी, वेक्टर की हमें ज़रूरत होगी। वो गाड़ी क्या होगी, उस गाड़ी को हम बोलेंगे वेक्टर। उस वेक्टर के पास हमें किसी आदमी को लेके जाना है, उसके लिए हमने एक गाड़ी किराए की, गाड़ी पे सीट होनी चाहिए, उस सीट को बोलेंगे ओराई, उसको सीट पे बिठा के ले जाना है तो उस सीट को बोलेंगे ओराई साइट। तो वेक्टर वो गाड़ी है जिसके पास ओराई साइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होगी। तो एलियन डीएनए या डिजायर्ड जीन प्लस वेक्टर डीएनए, ये वाला जो अपनी गाड़ी थी, ये वेक्टर जिसमें बिठा के उस डीएनए को लेके जाएंगे उसके अंदर, उसको बोलते हैं। दो हो गए ना, मैंने पीछे आपको बताया था कि ये वाला डीएनए होस्ट का, उसके अंदर एलियन डीएनए जुड़ गया, होस्ट के डीएनए में एलियन डीएनए जुड़ गया, तो ये क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। वेक्टर डीएनए में एलियन डीएनए का नया पार्ट ऐड किया, उसकी सीक्वेंस को रिकम्बाइन किया, मतलब आपने बनाया है, उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। एनसीईआरटी की लाइन में बोला है कि पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, फिर जीन की क्लोनिंग करनी है, फिर जीन को ट्रांसफर करना है जिससे ओनली डिजायरेबल जीन ही ट्रांसफर हो। देखो मैं आपको ये पूरी मेथड बताती हूँ। सबसे पहले ये अपना डिजायरेबल जीन है, इसको वेक्टर की हेल्प से जिसमें हमें ट्रांसफ़र करना है, जिसमें हमें कॉपीज़ बनानी है, वेक्टर में ऐड कर दिया अपने डिज़ायरेबल जो जीन, अपना डिज़ायरेबल डीएनए जीन है उसको वेक्टर में ऐड कर दिया, उसके बाद में उसको ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफ़र, ये क्या हो गया, जीन ट्रांसफ़र हो गया है ना। उसके बाद में उस होस्ट में ये मल्टीपल कॉपीज बनाएगा, उस होस्ट में क्या करेगा, मल्टीपल कॉपीज बनाएगा, इसको क्या बोलेंगे, जीन क्लोनिंग। यहाँ पे क्या हुआ, ये जो वेक्टर डीएनए, ये एलियन या डिजायर्ड जो अपना डीएनए है, ये डिजायर्ड डीएनए है जो हमें चाहिए था वो वाला है, ये इसके साथ ऐड हो गया तो इसकी सीक्वेंस क्या होगी, रिकम्बाइन। ये है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। मैंने बताया आपको स्टार्ट में कि 3 हेडिंग में बताऊंगी। तो ये जीन ट्रांसफर हो गया, जीन को ट्रांसफर, ये इसने कॉपीज बनाई, ये मल्टीपल कॉपीज हो गई, और ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो एनसीईआरटी ने सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है, उसके बाद में जीन ट्रांसफर करा है, उसके बाद में जीन क्लोनिंग की है। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए की बात करें तो 1972 में स्टैनले कोहन एंड हर्बर्ट बोयर ने साल्मोनेला टाइफिमूरियम का यूज करके बनाया। किस तरीके से बनाया, 1972 में साल्मोनेला का यूज करके बनाया। ये क्या करता है, टाइफाइड कॉज करता है, ये टाइफाइड कॉज करता है, साल्मोनेला टाइफाइड कॉज करता है। इन्होंने क्या करा, एक बैक्टीरिया से, साल्मोनेला से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन निकाला। ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन क्या करेगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन अपने आप को बचा रहा है। हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया,
मैंने कहा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन निकाला, ये हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया, ये इसके नेटिव प्लाज्मिड, जो साल्मोनेला का नेटिव प्लाज्मिड है उसमें ऐड कर दिया। देखो प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड एक तो बैक्टीरिया के पास खुद का डीएनए, उसके अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए होता है जिसमें सेल्फ रेप्लिकेशन पावर होती है, जिसमें क्या होती है? सेल्फ रेप्लिकेशन पावर होती है, सेल्फ सस्टेनिंग होता है ये। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को मॉलिक्यूलर सीजर की सहायता से हम कट करके बाहर निकालते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को। फिर इसके साथ लाइगेशन, इस प्लाज्मिड के साथ हम क्या करते हैं? ये तो ओराई साइट है, ये क्या है? ओराई साइट है। हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के साथ हमने क्या किया? लाइगेशन कर दिया। नेटिव प्लाज्मिड के पास खुद की ओराई साइट भी तो होगी ना। जो प्लाज्मिड है, हमने प्लाज्मिड को ट्रांसफर किया है तो वो नेटिव जो प्लाज्मिड है उसके पास खुद की ओराई साइट होगी, और हमने ट्रांसफ़र किया उसकी भी ओराई साइट है। तो वेक्टर में जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाया, मतलब वेक्टर की जीन ऑफ सीक्वेंस हमने क्या कर दी? रिकम्बाइन कर दी। वेक्टर में, ये वेक्टर है, इसमें जीन ऑफ सीक्वेंस लगाया हमने, वेक्टर की जो सीक्वेंस है उसको रिकम्बाइन कर दिया। इस तरीके से बना फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इस तरीके से क्या बना? फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। हमने 2 टर्म और बताए थे कि जीन क्लोनिंग होगी और जीन ट्रांसफ़र होगा। अब इसके लिए होस्ट ऑर्गेनिज्म चाहिए जीन को ट्रांसफ़र और एक्सप्रेस करने के लिए। इसके लिए हमें साल्मोनेला टाइफूरियम के एक रिश्तेदार को ढूंढा। उस रिश्तेदार का नाम है ई कोलाई। साल्मोनेला का रिश्तेदार है ये है क्लोज रिलेटिव टू साल्मोनेला। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ई कोलाई में ट्रांसफ़र कर दिया। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए था हमारा, उसको क्या किया? ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए था, इसको ई कोलाई में ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद में ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन वाला, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का ये है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ई कोलाई में ट्रांसफ़र करा है, मतलब हमने जीन ट्रांसफ़र कर दी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए था हमने इसको जीन में इसको हमने बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र किया है, तो ये क्या हो गया? जीन ट्रांसफ़र हो गया। अब फाइनली हमें क्या करना है? हमने बोला था कि जीन को ट्रांसफ़र करने के बाद फिनोटाइप में चेंज होगा। हमने बोला था कि फिनोटाइप में चेंज होगा। डीएनए या आरएनए जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री में चेंज करके किसी होस्ट में ट्रांसफ़र करोगे तो उसके फिनोटाइप में चेंज होगा। ये हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग में देखा था। इस ई कोलाई के पास अब तक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं था, लेकिन अब इसके अंदर क्या आ गया? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ गया ना। अब ये जीन एक्सप्रेस करेगा, रेप्लिकेशन करेगा, इसके पास क्या आ जाएगा? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीपल कॉपीज बनाएगा, क्लोन फॉर्मेशन होगा। तो जीन था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन था, उसकी क्या बन गई? कॉपी बन गई। तो ये क्या? जीन क्लोनिंग हो गई ना। जीन पहले तो हमने डिजायर्ड जीन लिया, प्लाज्मिड के साथ ऐड किया, डिजायर्ड जीन का प्लाज्मिड के साथ ऐड होना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना। उसके बाद में हमने ई कोलाई में ट्रांसफ़र किया। उसके बाद में हमने क्या किया? ये क्या? उसके अंदर जाके क्या? मल्टीपल कॉपीज बनाएगा। तो ये क्या है? जीन क्लोनिंग। अब आप देख सकते हैं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ये ओनली डिजायरेबल जीन ही है अपना। मैंने बोला था कि बायोटेक्नोलॉजी में क्या करेंगे? केवल डिजायरेबल जीन जा रहा है, तो ये केवल डिजायरेबल जीन है, तो इसमें कौन ट्रांसफ़र हो रहा है? ओनली डिजायरेबल जीन ही तो हो रहा है ना। देखो ये लिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, ये हो गया प्लाज्मिड, ये इसकी ओराई साइट हो गई। हमने डीएनए लाइगेज की हेल्प से, किसकी हेल्प से? डीएनए लाइगेज। आगे टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में देखेंगे हम, कटिंग लगाने वाला, जोड़ने वाला, ट्रांसफ़र करने वाला, सारे हम एंजाइम देखेंगे। ये क्या हो गया? डीएनए लाइगेज से क्या होगा? लाइगेशन का मतलब जोड़ना, लाइगेशन जुड़ गया
तो ये क्या बन गया, ये फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट, ये ओराई साइट है इसके पास खुद की ओराई साइट होगी, ये फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसके बाद में इसको क्या करेंगे, हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, जीन ट्रांसफ़र, ये ट्रांसफ़र हो गया। ई कोलाई में हमने ट्रांसफ़र किया था, ये आरजी हो गया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, ये इसकी ओराई साइट हो गई। यहाँ पे ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, जीन क्लोनिंग, जीन की मल्टीपल कॉपीज बनेगी। अब हमें क्या देखना है, एक जीन को जेनेटिकली मॉडिफाई करना है, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करना है, तो बेसिकली हमें 3 स्टेप चाहिए होंगे। क्या चाहिए होंगे, एनसीईआरटी ने दे रखा है, बेसिकली हमें एक जीन को मॉडिफाई करना है तो बेसिकली 3 स्टेप होंगे। फर्स्ट स्टेप होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विथ डिजायरेबल जीन, कि हमें आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विथ डिजायरेबल जीन, हमें आइडेंटिफाई करना है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था एक कैटल का और उसका, एक मेल और फीमेल का दिया था। कैटल का मैंने एग्जाम्पल दिया था कि एक में मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा है, एक में रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो उसमें क्या है, हमें वो डिज़ायरेबल दोनों में जीन चूज करने होंगे कि ये डिज़ायरेबल जीन है। उसके बाद में इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट सेल, हमें इंट्रोडक्शन करवाना होगा। हमें क्या करना, रिकम्बिनेंट डीएनए बनाना होगा, हमें रिकम्बिनेंट डीएनए बनाना होगा। उसके बाद में थर्ड, हमें क्या, जो डीएनए है उसको होस्ट सेल में ट्रांसफ़र करवाना और